लेकिन अभी इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा था एकदम से। वो अभी तक सही था इंटरनेट, लेकिन अभी 1 बजे के बाद वो इशू कर रहा था, तो मैं मोबाइल पे आ गया। अच्छा, 495। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं, जब लोड जब फिक्स नहीं होगा तो वो तो आपको समझ आ गया था ना। अच्छा, जब लोड फिक्स होगा तो इट मीन्स कि मेरे पास आई एल जो लोड करंट है वो मेरे पास फिक्स है। सही है। तो जब लोड करंट फिक्स है तो इट मीन्स कि मेरे पास आर्मेचर का जो करंट है वो भी फिक्स है। सही है। तो आर्मेचर का करंट क्या होता है? वो हमारे पास इंड्यूस करंट होता है। सही है। तो इंड्यूस करंट मीन्स कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इंड्यूस करंट की वजह से वो भी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। सही है। तो उस टाइम क्या होगा? अगर मैं मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम? मुझे ब्रश का एक न्यूट्रल पोजीशन फाइंड करना चाहिए। तो जब मैं ब्रश का जो न्यूट्रल पोजीशन है वो मैं जब फाइंड कर लूं तो वो मेरे पास फिक्स रहेगी, क्योंकि लोड फिक्स है, वो वेरी नहीं होगी। सही है। आप समझ रहे हो ना बात को? जी जी, वो हमारे पास जो होता है ना, जो पोल आर्क होते हैं, इसको हम पोल आर्क कहते हैं। ये जो होते हैं ना यहाँ पे, इसको हम पोल आर्क कहते हैं। इस तरह होते हैं ये पोल। सही है। तो ये आपका पोल आर्क है। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एरिया आपका कम है, तो एरिया डिक्रीज, तो इट मीन्स कि आपका एरिया कम है, इट मीन्स कि आपका रिलक्टेंस ज्यादा है। और हमें ज्यादा रखना चाहिए यहाँ पे। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो रही है यहाँ पे। तो उसको कम करने के लिए हमें ये रिलक्टेंस को इंक्रीज करना चाहिए एट दिस रीजन। सही है। ओ, जी 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 जी। अब डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। इसमें हमने डिफरेंट रिलेशंस पढ़ने हैं। डिफरेंट रिलेशंस मींस कि हमारे पास अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट अगर टर्मिनल वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर लूँ तो लोड करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस हम पढ़ेंगे कि अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं फ्लक्स को इंक्रीज कर लूँ तो जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के सब बहुत सारे रिलेशंस हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक में। सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास होते हैं, एक होते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। सही है। तो ओपन सर्किट एज द नेम शो, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमें कौन कौन सा देगा? ये हमें कैरेक्टरिस्टिक देगा कि हमारे पास दिस इज, ये यहाँ पे आर्मेचर होते हैं। सही है। आर्मेचर लॉसेस, ये आपका जनरेटर हो गया। सही है। और यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये बाय पे। सही है। अच्छा, यहाँ पे आर्मेचर लॉसेस भी होते हैं। ओके, दैट इज इन दिस रजिस्टर। ओके, इस रजिस्टर में मेरे पास आर्मेचर लॉसेस भी होते हैं, ये आर्मेचर रजिस्टर। सही है। और यहाँ, जी, और यहाँ पे जनरेशन होते हैं, लेकिन जनरेशन के अंदर भी हमारे पास होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी हमारे पास थोड़ा सा ड्रॉप आता है। जो आर्मेचर रिएक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ड्रॉप आता है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपका जनरेशन भी कम होगा। तो ये जनरेशन किसकी वजह से कम हो रहे हैं? ये जनरेशन मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम हो रहे हैं। सही है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो जनरेशन होगा उसको मैं ई नोट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, दैट इज इक्वल टू ई नोट आपका टोटल जनरेशन होगा। ओके, जितना भी जनरेशन हो रहा है नेट जनरेशन आपका ई नोट होगा। सो वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा? आपका ई पे यूटिलाइज होगा। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ई प्लस ड्रॉप इन आर्मेचर, ड्रॉप इन आर्मेचर ना, तो आई आर ए हो जाएगा ये, प्लस वी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ई क्या है? ई इज द वोल्टेज आफ्टर द लॉस ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, यानी आर्मेचर रिएक्शन
ई नोट तो आपका टोटल होगा, ओके। ई क्या होगा? ई हमारे पास वो वोल्टेज है जो आर्मेचर रिएक्शन होने के बाद हमारे पास आता है। समझ आ रही है आपको? यानी जनरेशन से, जी, आर्मेचर रिएक्शन में भी ड्रॉप होगा ना, तो उससे उस आर्मेचर रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास एंड पे जनरेटर के टर्मिनल पे मेरे पास जो वोल्टेज आ जाए तो उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बताता है? आपका सर्किट ओपन होगा तो इट मींस कि आपका लोड करंट जीरो होगा, ओके। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस ओ, ओ, जी, आपका लोड पे कोई लोड नहीं है आपका, इट मींस कि आपका सर्किट ओपन है, सही है। वैसे तो हम इस तरह करते थे कि शंट जनरेटर में हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम रजिस्टर को कनेक्ट कर लेते थे इन पैरेलल विद जनरेटर, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ कि एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बना लेता हूँ। सेपरेटली एक्साइटेड मींस कि मैं अलग सा वो दे देता हूँ। जी, अलग कोयल में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो मैंने फीड करंट को चेंज करना है और उससे जो मेरे पास ई में चेंज आएगा, ई नोट में जो मेरे पास चेंज आएगा उसको मैंने चेक करना है। तो मुझे ये तो मैं इसको इस तरह ही अचीव कर सकता हूँ कि मैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डिजाइन कर लूँ। सेपरेटली एक्साइटेड मींस कि मैं एक अलग सा सर्किट बना लूँ फीड करंट के लिए। तो फीड करंट को मैं कभी डिक्रीज करूंगा अपनी मर्जी से, कभी इंक्रीज करूंगा, तो मेरी अपनी मर्जी होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने ई नोट यानी जनरेशन, जो टोटल जनरेशन हो रहा है उसको मैं एनालाइज करूंगा, सही है, उसकी एनालिसिस करूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा है, दैट इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, सही है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या होता है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं? हम ई का रिलेशन देखते हैं आर्मेचर करंट के साथ। जी, आर्मेचर करंट के साथ। अच्छा, पहले मेरे पास क्या था? मेरे पास आर्मेचर करंट जीरो था। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में मेरे पास आर्मेचर करंट जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि ओपन सर्किट था। यहाँ पे मेरे पास ओपन सर्किट नहीं है, यहाँ पे मैंने लोड दे दिए। तो जब आप लोड दे दो तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन आ जाएगा। तो जब आर्मेचर रिएक्शन आपके पास आ जाए तो इट मींस कि मेरे पास क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। अब मेरे पास जो जनरेटर के बाहर टर्मिनल से जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है, दैट इज नॉट ई नोट, वो ई नोट नहीं है, अब वो आपका ई होगा। क्यों ई होगा? क्योंकि आपका लोड जो है वो नॉन जीरो है। तो जब लोड नॉन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट होगा। आर्मेचर करंट के थ्रू आप लोड करंट सप्लाई दोगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो जिसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी थोड़ा ड्रॉप आएगा। तो वो ड्रॉप फिर हमें जो जनरेटर का टर्मिनल होता है ना, वहां पे हमें ई नोट नहीं मिलेगा, वहां पे हमें ई मिलेगा, सही है। यानी आपका जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप है ना, वो अंदर हो गया है, जनरेटर के अंदर हो गया है, वो अब आपको बाहर ई मिलेगा, सही है। नहीं नहीं, जो आपको देते हैं ना, जो मार्केट में आपको जनरेटर मिलते हैं, तो वो आपको आउटपुट वोल्टेज पे वो करते हैं, वो इस तरह नहीं देते कि 3 kV इसके अंदर ही होगा। वो जो जनरेटर के टर्मिनल पे वो जो वोल्टेज शो होती है ना वहाँ पे, तो जी वही बताता है, वो इस तरह नहीं होता, सही वो। जी जी, आपको नेट बताते हैं, सही है। तो उसमें क्या होता है? उसमें आर्मेचर का भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो बाहर वो हमारे पास आ जाते हैं इस तरह वोल्टेज, सही है। वो तो फिर डिपेंड भी करता है ना, अगर आप लोड को इंक्रीज कर लो तो आप इट मीन्स कि आप जनरेशन को इंक्रीज कर रहे हो, सही है। आर्मेचर करंट को जो इंक्रीज कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपका आर्मेचर में ड्रॉप ज्यादा होगा, फिर करंट इंक्रीज करने से आपका आर्मेचर में ड्रॉप ज्यादा होगा, सही है। अच्छा, ये इसको हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। तो एज द नेम शो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो इट मींस कि मेरे पास जो लोड करंट होगा और जो लोड होगा, लोड के क्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज होगा, तो उनकी रिलेशन को मैंने चेक करना है कि अगर लोड को मैं इंक्रीज कर लूं, यानी टर्मिनल वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर लूं, दैट इज वी, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। जी, अगर मैं इस वी को इंक्रीज कर लूं तो मेरे आई एल पे क्या फर्क पड़ेगा, या अगर आई एल में इंक्रीज करूँ तो वी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सारा हम
आगे पढ़ेंगे अभी। सही है, तो इसको हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। नहीं नहीं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपल यही कहना है कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में हम टर्मिनल वोल्टेज को देखते हैं, जो लोड साइड पे आपका वोल्टेज होगा। जी जी, वहां पे जो वोल्टेज होगा उसको देखते हैं, और लोड करंट को देखते हैं, आई एल। यानी एक्सटर्नल अब हम आ गए, पहले इंटरनल थे ना, जनरेटर के अंदर थे। अब जनरेटर से हम बाहर आ गए, तो बाहर हमने पूरी दुनिया देखनी है कि हमारे पास बाहर लोड कितना है, और बाहर करंट, लोड में कितना करंट जा रहा है। अच्छा, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। सही, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये ग्राफ है, तो ये हम यहाँ पे आप देख लो ई नोट और आई एफ है, तो इट मीन्स कि हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं। जी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इन्होंने सर्किट उसी तरह बनाए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि वो कर लेते हैं, एक अलग सा फीड करंट दे देते हैं। सही है, क्योंकि हम इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, फीड करंट जो होता है वो चेक करते हैं। सही है, फीड करंट और ई नोट का होता है। ई नोट मीन्स के टोटल जनरेशन जो हमारे पास हो रहे हैं। सही है। सही है, ये फर्स्ट वन जो था। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ए पॉइंट को आप देख लो, तो जब आपका फीड करंट 0 होगा तो तब भी आपके जनरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे कर्व को देख लो। जी, फीड करंट मैंने 0 किया है, मैं कुछ भी फीड करंट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो जनरेशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, आपके माइंड में कुछ आ रहा है? हमने किया था ये दो क्लासेस पहले हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। जी जी, गुड, यस। इन इन एनर्जी स्टोर रहती है, तो उसको हम क्या देते हैं, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम हम, या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इसको हम कहते हैं। सही है, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आपका जब आर्मेचर थोड़ा भी रोटेट हो जाए तो उसकी वजह से जनरेशन होगा, तो उसको हम ई नोट, ये टोटल जनरेशन ए पॉइंट हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। मैंने 0 पे नहीं लाया इस कार को। सही है, ये ए पॉइंट पे है, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से, कि जब आपका फीड करंट 0 होगा तब भी हमारे पास मैग्नेटिज्म होगा वहां पे। सही है। अच्छा, एक दूसरा था हमारे पास ग्राफ, बी एच का कर्व, शायद आपको याद हो, बी एच। इसका कर्व जो होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। जी जी, जी जी, हास्टेसिस का। तो हमारे पास P इज इक्वल टू म्यू एच, ये एक रिलेशन है, फार्मूले से ये। तो इट मीन्स कि ये जो है ना, मेरे पास ये स्लोप है, क्योंकि म्यू आपका क्या हो जाएगा, म्यू आपका होता है बी डिवाइड बाई एच हो जाएगा। सही है, और इसको मैं स्लोप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप जो होता है ना, वो आपका टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बी है और बेस मेरे पास एच है। तो यहाँ पे मैं म्यू को मैं अगर स्लोप कह दूं तो ये सही होगा या गलत? सही होगा, एग्जैक्टली। अच्छा, स्टार्ट में आप देख लो तो मेरे पास स्लोप ज्यादा है या कम है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस, या यहाँ पे स्लोप आपका ज्यादा है, फिर आपका स्लोप डिक्रीज हो गया। ओके, यहाँ पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा म्यू जो है, परमेबिलिटी, मेरा जो परमेबिलिटी है वो स्टार्ट में मेरे पास ज्यादा है, उसके बाद मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। सही है ना? तो जब आपका म्यू ज्यादा होगा तो इट मीन्स कि आपका रिलेक्टेंस कम होगा। जी जी, तो रिलेक्टेंस कम होगा। तो आप ए से बी को देख लो, तो ए से बी मेरे पास जनरेशन ज्यादा हो रहा है। क्यों जनरेशन ज्यादा हो रहा है? क्योंकि रिलेक्टेंस मेरे पास कम है। सही है, समझ आ गया आपको? अच्छा, ये कर्व में देख लो, ए से बी में हाई इंक्रीज आ रहा है। यस, कर्व ज्यादा है। सही है, तो ये कर्व क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेरे पास जो म्यू है वो स्टार्ट में ज्यादा है।
तो म्यू जब स्टार्ट में ज्यादा होगा तो इट मीन्स कि मेरे पास जो रिलक्टेंस है वो कम है। तो जब रिलक्टेंस मेरे पास कम है तो इट मीन्स कि मेरे पास फ्लक्स लाइंस ज्यादा हैं यहाँ पे। तो जब फ्लक्स लाइंस ज्यादा हैं तो इट मीन्स कि मेरे पास ई नोट ज्यादा होगा, क्योंकि आपका ई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो यहाँ पे आप देख लो तो ए से बी तक ज्यादा ई नोट मेरे पास जनरेशन हो रहा है। ये देखो आपका काफी जंप लगा रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आप देख लो यहाँ पे कर्व में तो आपका म्यू जो है वो कम हो रहे हैं। बी एच कर्व में आप देख लो आगे तो म्यू आपका कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि स्लोप कम हो रहा है। तो जब स्लोप कम होगा तो आपका म्यू भी कम हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका रिलक्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जब रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि मेरे पास फ्लक्स लाइंस जो है ना उनको काफी ज्यादा हर्डल्स आ रही हैं अब सामने। जी, तो फ्लक्स लाइंस अब कम जनरेशन कम होगी, तो फ्लक्स लाइंस कम होने की वजह से आपका ई नोट भी कम होगा। तो यहाँ पे आप देख लो बी टू सी आपका ई कम हो रहा है, ई नोट कम हो रहा है। सही है। अच्छा अच्छा, ये म्यू नोट कम हो रहा है ऊपर अगर आप देख लो यहाँ पे कर्व में, उसके बाद क्या हो जाता है? सेचुरेशन आ जाते हैं मेरे पास। यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे मेरे पास इसके बाद सेचुरेशन आ जाते हैं। म्यू नोट कम होगा फिर सेचुरेशन आ जाते हैं यहाँ पे। जी, ये तो यहाँ पे क्या होगा? आपका फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। जी, तो फ्लक्स डेंसिटी जब आपका कांस्टेंट हो जाती है तो इट मींस कि आपका जनरेशन फ्लक्स कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मींस कि आपका जनरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो सी के बाद देख लो तो आपका जनरेशन कांस्टेंट हो रहे हैं। ये देख, ये लाइन कांस्टेंट हो रहे हैं यहाँ पे देखो, ये लाइन कांस्टेंट। जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। नहीं नहीं, ये इस तरह होता है ना कि आपका, मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जो भी मैग्नेट होता है ना, वहां पे अगर आप मैग्नेटाइजेशन को या एमएमएफ को आप इंक्रीज कर लो, तो कितना इंक्रीज करोगे? इंक्रीज करते जाओ तो आपका जो बी होगा ना फ्लक्स, वो फ्लक्स डेंसिटी वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक टाइम इस तरह आएगा जब आप एमएमएफ को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा, वो वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये आखिरी लिमिट आ जाती है मैग्नेट की। सही है। और ये हर मैग्नेट की डिफरेंट होती हैं। यानी वो हैंड्स अप हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझसे और इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं लाइंस को और इंक्रीज नहीं कर सकता, बस मेरा यही, बस इतना ही था। सही है। जिस तरह होता है ना, आप जनरेटर को इनपुट देते हो तो उनका एक लास्ट पॉइंट होता है, अगर आप उसको क्रॉस कर लो तो बस वो हैंड्स अप हो जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। सही है। तो इस तरह वो हमारा वो स्टूडेंट्स का भी होता है, एक एनर्जी एक लिमिट होता है, स्टेमिना होता है ना उनका, वो जब आप काफी वो हो जाते तो उसके बाद से पढ़ा नहीं जाता तो बस हैंड्स अप होते हैं। तो इस तरह इनका भी होता है। सही है। हम तो बिल्कुल हैंड्स अप हो जाते हैं, बुक को बंद कर लेते हैं, लेकिन ये हैंड्स अप नहीं होते हैं, ये अपने जो फाइनल लिमिट होते हैं उसको कांस्टेंट रखते हैं फिर आगे के लिए। जी, यहाँ पे जो होगा ना सेचुरेशन के बाद आपका जो फ्लक्स डेंसिटी होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो नहीं करेगा कि जीरो कर देगा, बस वो कांस्टेंट रहेगा। सही है। जी, अगर फ्लक्स डेंसिटी आपका 10 वेबर है ना, 10 वेबर, ये 10 वेबर पे अगर ये सेचुरेशन स्टेज पे जाएगा तो 10 वेबर ही रहेगा। अगर आप आगे एमएमएफ को इंक्रीज करते जाओ तो ये 10 वेबर ही रहेगा, ये आगे यानी जीरो नहीं आएगा फिर। नहीं नहीं, ये इस तरह है ना कि आपने जब फील्ड करंट को इंक्रीज करना है तो आपको किस तरह पता लगेगा कि मैंने फील्ड करंट को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया? तो आपने एमीटर के थ्रू उसको मेजर करना है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपने किए यहाँ पे। और वोल्ट, नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे तो मैं लोड को कनेक्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे तो लोड मैंने कनेक्ट नहीं किया, ये तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। सही है। और ओपन सर्किट में भी हम आर्मेचर रिएक्शन को काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ई नोट को देख रहे हैं। तो वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट किया है सिर्फ, ये लोड नहीं है। सही है। वोल्टमीटर है, ओपन सर्किट है, लेकिन वोल्टमीटर मुझे जो जनरेटर के आउटसाइड पे जो मुझे वोल्टेज, कितना वोल्टेज है, तो वो इस वोल्टमीटर से मैं मेजर कर रहा हूँ। यानी सिंपल ई नोट को मैं इस वोल्टमीटर के थ्रू मेजर कर रहा हूँ। जी जी, वो एमीटर के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने एमीटर कनेक्ट किया है उस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए हैं, ताकि मुझे पता लगे इस ये मेजरिंग डिवाइसेस है ना,
ताकि मुझे आई एफ का भी पता लगे और ई नोट का भी पता लगे। सही है। ओके सो जी जी, ये आपने ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करना है क्योंकि करंट सीरीज में होता है। जी ऑलवेज पैरेलल। वोल्ट मीटर को आपने सीरीज में नहीं कनेक्ट करना क्योंकि वोल्ट मीटर हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस देता है। यानी इनके जो दो नीडल्स है ना वो आपने डिफरेंट पॉइंट पे रखने हैं। अगर एक ही पॉइंट पे आप रख लोगे तो ये तो आपको 0 वोल्ट देगा। अगर आप वायर को ले लो ना तो दोनों नीडल को वायर के ऊपर रखो तो ये आपको 0 वोल्ट देगा। जी जी, लेकिन अगर आप वायर ले लो और उसमें रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ड्रॉप आएगा। तो एक वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के एक कॉर्नर पे रख लो और वोल्ट मीटर के दूसरे नीडल को रेजिस्टेंस के दूसरे कॉर्नर पे रख लो तो वो आपका उस रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो आपको वही वैल्यू देगा। Okay, so the next topic is characteristic of separately excited DC generator. तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और लोड कैरेक्टरिस्टिक को अब हम स्टडी कर लेते हैं। जी वो भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर था, लेकिन इसमें जी लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम ईएमएफ यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे और नो लोड है। इट मींस के लोड नहीं है तो इट मींस के आर्मेचर रिएक्शन को हम यहाँ पे भी काउंट नहीं कर रहे हैं। सही है, हम वही उसी को पढ़ रहे हैं। अब ई नोट और आई एफ के रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया। सही है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें जो हमारे पास ईएमएफ होगा और जो स्पीड होगा उनका रिलेशन हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक दूसरा जी, और यहाँ पे हम ईएमएफ और फील्ड करंट को का रिलेशन भी पढ़ेंगे। यानी ईएमएफ और फील्ड करंट का रिलेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन वो एक स्पीड के लिए था। अब अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करते जाऊं तो मेरे पास क्या डिफरेंट स्पीड के लिए मेरे पास वो कर्व्स किस तरह बनेंगे। सही है, अगर स्पीड को मैं इंक्रीज कर लूं यानी टरबाइन की स्पीड को मैं इंक्रीज कर लूं या डिक्रीज कर लूं तो मेरे पास वो ईएमएफ और फील्ड करंट का कर्व किस तरह बनेगा। सही है, वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। ई नोट, यस, जी जी। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो तो हमारे पास फार्मूला था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ई जी इक्वल टू पी पाई जेड एन डिवाइड बाई 60 ए। तो बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट होगा क्योंकि जनरेटर तो आपका कांस्टेंट होगा। जनरेटर में तो ऐसा नहीं होता कि आप नंबर ऑफ पोल को इंक्रीज कर लो अपनी मर्जी से क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है, वो आपको जनरेटर आपकी डिमांड पे बना देगा। सही है। अच्छा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये भी कांस्टेंट होते हैं तो जेड पी और ए आपका कांस्टेंट हो जाएगा और 60 इज ए कांस्टेंट नंबर। तो आपका ई जी जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड एन। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं फ्लक्स को कांस्टेंट रख लूं तो फ्लक्स मेरे पास किस तरह कांस्टेंट होगा अगर मैं फील्ड करंट को कांस्टेंट कर लूं। सही है, तो फील्ड करंट जब मेरे पास कांस्टेंट होगा तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो तब मेरे पास क्या होगा, एन को इंक्रीज करने से आपका ई जी इंक्रीज होगा। किस तरह इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा आपका, यानी कर्व आपका कुछ इस तरह बनेगा कि इस तरह लीनियर इंक्रीज होगा। यहाँ से 0 से आपने स्टार्ट लेना है। सही है, समझ आ गई आपको। जी स्ट्रेट लाइन आएगी, यस। अच्छा, अगर मैं जी अच्छा, ये मेरे पास एक ही फील्ड करंट के लिए था, IF1 था। अच्छा, तो मेरे पास क्या था, पहले फ्लक्स को मैंने कांस्टेंट किया था। सही है जी, तो मेरे पास फ्लक्स कांस्टेंट था। लेट से मेरे पास फ्लक्स जो था वो 10 वेबर था। सही है, वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। ओके, फ्लक्स मेरे पास 10 वेबर था पहले। तो इससे मेरे पास जो, अच्छा फ्लक्स को मैंने कांस्टेंट रखा था तो फिर मैं स्पीड को इंक्रीज कर लेता, टरबाइन की स्पीड को जब मैं इंक्रीज कर लेता था तो वो जो फ्लक्स लाइंस थे, 10 वेबर्स के जो फ्लक्स लाइंस थे उनको कट कर रहा था। सही है,
उनको कट कर रहा था, तो अगर मैं स्पीड को और इंक्रीज कर लूं तो और तेजी के साथ वो जल्दी जल्दी कट करेगा। विद इन सेकेंड वो बहुत ज्यादा कट करेगा फ्लेक्स लाइंस को, 10 वेबर फ्लेक्स लाइंस को। तो तब आपका जनरेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, जिस तरह आप स्पीड को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका जनरेशन इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देख लो, ये देख, नहीं नहीं नहीं, स्पीड है, दिस इज स्पीड। सही है, तो स्पीड जितना इंक्रीज करोगे तो उतना ज्यादा जल्दी, यानी विद इन 1 सेकेंड वो ज्यादा फ्लक्स लाइंस को कट करेगा। तो जब ज्यादा फ्लक्स लाइंस को कट करेगा तो इट मीन्स कि आपका जो जनरेशन होगा वो ज्यादा होगा। सही है। अच्छा, अब अगर मैं फ्लक्स लाइंस को 10 वेबर से 20 वेबर कर लूं तो फ्लक्स लाइंस बढ़ गई। सही है, और मैं इसको कांस्टेंट रखूं, 20 वेबर होंगे, कांस्टेंट रखूं। सही है, सही है। तो अब क्या होगा, और स्पीड को इंक्रीज करते जाओ तो आपका जो कर्व होगा ना, वो उसका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, वो इस तरह कुछ बनेगा। ये आपका IF2 हो जाएगा। यानी जब आप स्पीड को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका EG बहुत इंक्रीज होगा। बहुत इंक्रीज क्यों? क्योंकि अब आपका फ्लक्स लाइंस 20 वेबर है, पहले 10 वेबर थे, अब 20 वेबर है, तो इसलिए आपका EG जो होगा जनरेशन वो ज्यादा होगा। अगर मैं फ्लक्स लाइंस को कम कर लूं, 5 वेबर पे ले आऊं, तो अब मैं स्पीड को इंक्रीज करते जाऊंगा तो मेरा EG डिक्रीज होता जाए, यानी इंक्रीज होगा लेकिन कम। जी, इंक्रीज होगा लेकिन इतना वो नहीं होगा, इस तरह होगा, स्लोप उसका कम होगा। समझ आ गई आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अब आ जाते हैं उसकी तरफ। वो अच्छा, यहाँ पे देख लो, ये देख, IF1 IF2 IF3 इन्होंने दिए हैं। तो आपका जो है कर्व इसी तरह बनेगा। सही है, इसको फिर आप बाद में पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा। EMF और स्पीड का। सही है, जैसे आप IF को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब ये दूसरे का, जी जी, 17.27 को अब हम पढ़ लेते हैं। अभी तक हम 17.26 को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये EMF और फीड करंट का है। पहले हमने क्या किया था, EMF और स्पीड को देख रहे थे और हमने फीड करंट को कांस्टेंट किया था। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि स्पीड को कांस्टेंट कर लेता हूँ और फ्लक्स को इंक्रीज करते जाऊं। तो जैसे आप फ्लक्स को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका EG इंक्रीज होगा, लेकिन वो लीनियर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों लीनियर इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो अभी जो हमने पहले कवर कर चुके थे ना, वो उसी तरह का कर्व है। ऐसे ये एक कर्व को ले लो आप, ये ऊपर वाले, तो ये देख उसी तरह का कर्व है। सही है। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर लूं, फील्ड करंट मींस कि मैं फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा हूं। ओके। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर लूं कि स्पीड को इंक्रीज कर लूं, सही है, तो जब आप स्पीड को इंक्रीज, जी जी, स्पीड कांस्टेंट है। एक कर्व के लिए मेरे पास स्पीड कांस्टेंट था, कितना था, लेट्स से दैट इज 100 RPM था। तो फिर मैं फ्लक्स को इंक्रीज करता गया और मैंने EG को देखता गया, तो मेरे पास ये एक कर्व बन गया। ये टॉप वन जो है ये मेरे पास नहीं, ये मिडल वन मेरे पास बन गया। जो मिड में कर्व है ना, N2, ये मेरे पास बन गया। ये मेरे पास N2 था। अच्छा, अब अगर फ्लक्स को मैं इंक्रीज कर लूं, या मैंने 150 RPM कर लिया, तो फ्लक्स इंक्रीज करने से अब टरबाइन बहुत तेजी के साथ वो घूम रहा है। सही है, तो फ्लक्स को आप इंक्रीज करते जाओ तो आपके नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा होंगे। विद इन सेकेंड आपके ज्यादा फ्लक्स लाइंस को टरबाइन कट करेगा। क्यों ज्यादा फ्लक्स लाइंस को कट करेगा? क्योंकि स्पीड अब मैंने इंक्रीज कर दिया 150 RPM। मैंने स्पीड को इंक्रीज कर दिया 150 RPM और कांस्टेंट रख दिया। ऐसे ही, यानी 150 RPM होगा। अब टरबाइन का स्पीड 150 RPM होगा,
लेकिन मैं फ्लक्स को अब इंक्रीज करते जाऊंगा, इंक्रीज करते जाओगे तो आपका ईएमएफ भी इंक्रीज होता जाएगा, और जो पहले स्पीड था उससे ज्यादा अब इंक्रीज होता जाएगा। जो पहले स्पीड था 100 आरपीएम, उससे अब ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा आपका जनरेटेड ईएमएफ। क्यों ज्यादा ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ क्यों ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा? क्योंकि मैंने टरबाइन का जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दिए। तो जब टरबाइन की स्पीड को आप इंक्रीज कर लेते हो तो आपकी जो फ्लक्स लाइंस है वो ज्यादा कट करेंगे, अभी विद इन सेकेंड वो ज्यादा फ्लक्स लाइन को कट करेंगे। सही है, तो ये आपका कर्व जो होगा वो ऊपर बनेगा, N3 कर्व आपका बनेगा। सही है, अब आप टरबाइन की स्पीड को कम कर लो N1 को, दैट इज लेट्स से 50 आरपीएम है, तो अब इतने फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेगा। सही है जी, तो आप जी तो आपका जनरेशन जो होगा वो कम होता जाएगा। सही है, अच्छा इसके बाद अब आ जाते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक मींस कि मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन को भी अब मैंने इनकाउंटर करना है। अभी तक मैंने लोड को कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब मैं लोड को कनेक्ट कर लेता हूं। तो जब लोड को आप कनेक्ट कर लो तो इट मींस कि आर्मेचर रिएक्शन को भी आपने इनकाउंटर करना है। तो वहां पे फिर दो टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा आपका आ जाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो आपका जो होगा, जो मैं वोल्टेज को ले लेता हूं, दिस वोल्टेज इज ई, ओके, ये आपका ई होगा। वोल्टेज और लोड करंट का रिलेशन मैंने देखना है, ओके सही है। अच्छा, जब लोड करंट मेरे पास जीरो था तो तब भी वोल्टेज मेरे पास जनरेशन हो रहा था, यानी कोई ड्रॉप नहीं आ रहा था, तो तब भी मेरे पास जनरेशन था। सही है, लोड करंट जब जीरो था तब भी मेरे पास जनरेशन था। सही है, उसके बाद वो जनरेशन कहाँ पे जा रहा था? वो फील्ड में जा रहा था, तो मेरे पास जनरेशन, टोटल जनरेशन मेरे पास आ रहा था। यानी पहले हमारे पास इस तरह होता है ना कि लोड करंट तो मेरे पास जीरो है, तो मेरे पास जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आपका थोड़ा सा आर्मेचर करंट जनरेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आर्मेचर करंट जनरेट होने के बाद वो आर्मेचर करंट फील्ड में जाएगा, तो फील्ड में फ्लक्स और इंक्रीज हो जाएगा। तो फील्ड कॉइल में जब फ्लक्स और इंक्रीज हो जाएगा तो आपका आर्मेचर करंट और इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपका जनरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। सही है, तो पहले वो जो फील्ड करंट की जो रिक्वायरमेंट है, पहले आर्मेचर उनको फुलफिल करेगा, उसके बाद लोड की तरफ आएगा। ठीक है, तो उनको जब आप वो फुलफिल कर लें तो इट मींस कि जब आपका जनरेशन स्टार्ट हो जाए, ओके, तो उसके बाद लोड करंट, तो यहाँ पे आप देख लो तो आपका लोड करंट जीरो है और आपका जनरेशन इतना हो रहा है। नहीं नहीं, जीरो नहीं है, ये आपका है, जनरेशन है। तब ये मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे देख लो, सबसे पहले क्या होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से मेरे पास जब टरबाइन रोटेशन स्टार्ट कर ले तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से मेरे पास थोड़ा सा जनरेशन हो जाएगा। वो समझ आ रही है ना आपको, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का वो, अच्छा वो आ गई, सही है। तो आर्मेचर करंट मेरे पास जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो उनकी अमाउंट जो होगी वो कम होगी। सही है, अच्छा अब आर्मेचर करंट जनरेशन के बाद वो IF की तरफ जाएगा, IL की तरफ नहीं आएगा। सही है, तो आर्मेचर करंट IF में जाने से वहां पे आपका फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो IF, पहले मेरे पास IF जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि कोई जनरेशन नहीं था। तो जब IF जीरो था, लेकिन वहां पे मेरे पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था, जिसकी वजह से मेरे पास थोड़ा सा जनरेशन हो गया। तो थोड़ा सा जनरेशन के बाद, वो थोड़ा सा जनरेशन की वजह से आपका आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो आर्मेचर करंट आप फील्ड कॉइल जो है ना, ये फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। तो फील्ड वाइंडिंग में जाने से आपका जो फ्लक्स है वो अब इंक्रीज हो जाएगा। जी, तो आपका फ्लक्स जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जनरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स लाइंस अब ज्यादा होंगी आपके पास। जनरेशन जब आपका इंक्रीज हो जाए,
जी, जनरेशन जब आपका यहाँ पे क्यों इंक्रीज होगा, वो फीड करंट की वजह से इंक्रीज होगा। तो फीड करंट जब आप इंक्रीज करोगे तो आपके नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस की इंक्रीज होने से आपका जनरेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को वो टरबाइन जो है वो कट करेगा। तो जनरेशन यानी ईजी आपका इंक्रीज हो, तो ये इंक्रीज होता जाएगा। जब आई एफ का जो फाइनल लिमिट है वहां तक जब ये पहुंच जाए, सही है, आई एफ का फाइनल लिमिट, आई एफ का फाइनल लिमिट मींस कि आपका जो ये है ना फीड कोयल, ये जब सेचुरेट हो जाए, सेचुरेट मींस कि आपका जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो अब कांस्टेंट होंगी। यानी लेट से 10 वेबर पे ये कोयल जो है ये सेचुरेट होता है 10 वेबर पे, सही है। 10 वेबर का जो फ्लक्स है वहां तक, वहां पे ये सेचुरेट हो जाता है आपका ये कोयल, सही है, फीड कोयल। तो ये जब सेचुरेट हो जाता है तो आपका जो फ्लक्स है वो अब कांस्टेंट होंगे, यानी फॉर ऑल इंटरवल ऑफ टाइम आप कांस्टेंट होंगे। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होंगे तो इट मींस कि आपका बी कांस्टेंट होगा। यानी बी इस क्या है, बी हमारे पास फ्लक्स है ना, तो बी कांस्टेंट होगा तो इट मींस कि आपका करंट भी कांस्टेंट होगा, तो आई एफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा अब। जी, तो अब आई ए से जो आई एफ है, लेट से आई एफ आपका 4 एम्पियर है, सही है, और आई ए आपका 10 एम्पियर है, सही है। तो जो बच जाता है ना 6 एम्पियर वो लोड करंट में जाएगा, सही है। तो मेरे पास स्टार्ट में क्या था, जनरेशन काफी हाई था। जब लोड करंट मेरे पास 0 था तो जनरेशन काफी हाई था। लेकिन अब लोड करंट आ गया तो लोड करंट की वजह से आपका कुछ ड्रॉप होंगे, कुछ ड्रॉप आपका आर्मेचर रिएक्शन में होगा, कुछ ड्रॉप आपका आर्मेचर जो वाइंडिंग है उसमें होगा। तो यहाँ पे आप देख लो तो आपका आर्मेचर में ड्रॉप हो रहे हैं, दैट इज दिस। ये देख, ये इतना ड्रॉप आपका आर्मेचर में हो रहा है। यानी लोड करंट को इंक्रीज करते जाओगे ना तो आपका जो ड्रॉप होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, इस तरह इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। अच्छा, कुछ ड्रॉप आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी होगा, तो वो आपका ये कर्व है, ये ऊपर वाला कर्व, सही है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपका जो ये है ना, ये आपका ई नोट था और ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा। ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई इज द वोल्टेज आफ्टर द आर्मेचर रिएक्शन, सही है। अच्छा, ये आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ये ऊपर जो है ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया आपका। अच्छा, ये नीचे जो है ना, ये नीचे अब हमारे पास आर्मेचर में भी ड्रॉप होगा, तो आर्मेचर में ड्रॉप होने के बाद ये आपका वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ये वोल्टेज होगा। तो दिस इज वी, टर्मिनल वोल्टेज, विच इज द वोल्टेज आफ्टर द आर्मेचर ड्रॉप। जी जी, ये तो आपको अमाउंट बता रहे हैं ना, यानी इतना। जी जी, यानी इट मींस कि ये इतना, इतना आपका आर्मेचर में ड्रॉप होगा, इतना वोल्टेज आपका आर्मेचर में ड्रॉप होगा। तो इसको आप ऊपर ले आओ तो यानी इतना आपका आर्मेचर में ड्रॉप होगा, इसके इक्वल, यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके आर्मेचर में 4 वोल्ट आपका आर्मेचर में ड्रॉप हो रहे हैं, और मैं आपसे कह दूं कि आपका ई जो है ना वो 10 वोल्ट है, ई, तो ये ई आपका 10 वोल्ट है, तो आर्मेचर में आपका कितना ड्रॉप हो रहा था, 4 वोल्ट, आप 4 आपका आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा था। तो अब आपके पास टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल पे आपका वोल्टेज 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6, तो 6 होगा आपका, तो दिस विल बी इक्वल टू 6। यहाँ पे आपका 10 था, ठीक है जी। ये ऊपर जो ये आपको सिर्फ लिमिट बता रहे कि इतना इतना ड्रॉप आएगा, यानी ये मुझे कह रहे हैं कि आपका 4 इतना, ये यहाँ पे 4 वोल्ट है ना, तो ये कह रहा है कि 0 से 4 यानी 4 वोल्ट आपका ड्रॉप हो रहे हैं आर्मेचर में। तो फिर मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लेना है, सही है। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। एक्चुअली ये हमारे पास इस तरह है ना कि यहाँ पे तो मैंने इसको एक ही वो कनेक्शन में कनेक्ट कर लिया, लेकिन ये कर्व जो है ना, ये कर्व जो इन्होंने बनाए, ये इन्होंने सेपरेटली एक्साइटेड के लिए बनाए हैं। ये फीड करंट को अलग सा वो डील कर रहे हैं और आर्मेचर का वो अलग सा उनको डील कर रहे हैं।
यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो आर्मेचर करंट जो है ना, उसकी वजह से आपका ड्रॉप आ रहा है आर्मेचर रेजिस्टेंस में, जबकि लोड करंट आपका ये है, हम लोड करंट को ये ले रहे हैं, ये देख ये मेरे पास लोड करंट है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लोड करंट को इंक्रीज करने से आपके आर्मेचर में ड्रॉप आएगा, लेकिन अगर आप देख लो यहाँ पे तो ये लोड करंट आपका बाहर वाला लोड करंट है और आर्मेचर आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो एक्चुअली हम इस तरह के जी ये एक्चुअली ये सेपरेटली एक्साइटेड को अभी हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ना, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, ये सेपरेटली कनेक्ट होता है और यहाँ पे आपका जनरेटर होता है, उसके साथ आर्मेचर होता है और ये आपका लोड होता है फिर बाहर। तो इट मीन्स कि दिस इज योर लोड करंट, तो आपके आर्मेचर में लोड करंट जा रहे हैं, तो इन्होंने ये ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली बनाए हैं, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के अकॉर्डिंगली इन्होंने इस ग्राफ को बनाया है। सही है, लेकिन ये तो मैं आपको समझाने के लिए वो क्या स्टार्टिंग किस तरह होगा, ये जनरेटर जो है वो स्टार्ट किस तरह लेगा, वो आपको समझाने के लिए मैंने ये कर्व आपको शंट जनरेटर का कर्व बना दिया।